हे लर्नर्स, तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। और ये जो टॉपिक है ना, ये 3 रीजन की वजह से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रीजन ये है कि इसमें से नीट और जेई में एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है। सेकंड रीजन ये है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये स्कोरिंग होते हैं और टाइम सेविंग होते हैं। और थर्ड रीजन ये है कि ये आपका एक तरीके से बेस है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स आपको पता ही होना चाहिए अगर आपको फिजिक्स का बेस अच्छे से क्लियर करना है तो। और इस वीडियो में हम सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और शुरू करते हैं। ओके तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स पे बेस्ड है। और अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो एडुरेफ पे ये डिटेल में इसका आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आप फिजिक्स के कोर्स में जाएं, फिजिक्स और मेजरमेंट में, उसमें आपको सिग्निफिकेंट के फिगर्स के बारे में डिटेल में डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। चलिए अब हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, टेकिंग इनटू अकाउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर्स माइनस 0.0099 मीटर। तो हमें क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये नीट में आ रखा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें मिस नहीं करना है। ये हमारे स्कोरिंग मार्क्स है, ठीक है, स्कोरिंग क्वेश्चंस है। तो हमारे पास इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, हमारे पास 89.9। क्योंकि हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को अकाउंट में लेना है तो हमें ये जो फाइनल रिजल्ट आया है इसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और इसको राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास जो रूल है दैट इज इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। मतलब कि जो हमारे पास दो नंबर है जिनको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनमें से जिस नंबर में सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं उतने डेसिमल प्लेसेस हमने फाइनल रिजल्ट में रखने हैं। मतलब कि इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के पास दो नंबर है, यहाँ पे दो डेसिमल प्लेस है। और यहाँ पे डेसिमल के बाद चार नंबर है तो यहाँ पे चार है। और कम कितने हुए, टू वाला कम हुआ। तो मतलब कि हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें भी डेसिमल प्लेसेस दो ही रहने चाहिए। और इसको राउंड ऑफ करके क्या आ जाएगा, 9.98। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हमें डेसिमल के बाद दो ही डेसिमल प्लेसेस रखना है, यहाँ पे दो ही नंबर रखने हैं। तो हमारे पास आंसर आ गया 9.98 मीटर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इजी क्वेश्चन से। तो जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। In a system of units in which unit of length is 10 centimeter and unit of mass is 100 grams, the value of density of material will be, we are given 4 option, हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम बहुत ही इजी सा फॉर्मूला लगाएंगे, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। अब इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, कोई भी क्वांटिटी होती है जैसे कि 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एक क्वांटिटी है। तो जो क्वांटिटी है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है एन और दूसरी चीज़ होती है यू। एन क्या है, नंबर जैसे कि 4, और यू है हमारे पास यूनिट जैसे कि ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ओके तो एक क्वांटिटी जो है वो दो चीज़ों से बनी हुई होती है। लेकिन अगर मैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज कर दूँ तो क्वांटिटी थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। जैसे कि अगर मेरा जो वेट है वो है 60 किलोग्राम्स, 60 किलोग्राम्स है। अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करूँ तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 60,000। लेकिन वो रहेंगे तो एक दूसरे के इक्वली ना, 60 किलोग्राम्स जो है वो रहेगा तो 60 किलोग्राम से, चाहे चाहे ये नंबर चेंज हो रहा है, यूनिट चेंज करने से ये नंबर चेंज हो रहा है लेकिन वो है एक दूसरे के इक्वल ही। ऐसे ही हमारे पास इसका मतलब ये है कि अगर मैं यूनिट U1 जो है उसको U2 में चेंज कर रही हूँ तो मेरा नंबर चेंज होएगा, N1 जो है N2 में चेंज हो जाएगा लेकिन वो रहेगा एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल। ओके तो हमें क्या दे रखा है, हमारे पास जो नंबर स्टार्टिंग में है 4, वो है 4, हमारे यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और हमें जो यूनिट में कन्वर्ट करना है वो है हमारे पास 100 ग्राम्स, और सेंटीमीटर में हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा इसका क्यूब। और हमें क्या फाइंड करना है, N2, हमें N2 फाइंड करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, और हमारे पास 100 ये भी कट गया। तो हमारे पास इसको सॉल्व करके N2 आ जाएगा 40। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 40। तो अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए डायमेंशंस के, जो कि नीट और जेई के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो और ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ जाते हैं और मोस्टली बच्चे ये जो 5 सेकेंड्स में इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है द डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स आर इक्वल टू दैट ऑफ प्रेशर, लीनियर मोमेंटम, फोर्स एंड एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो इम्पल्स क्या होता है हमारे पास? इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। तो अगर हमें ये चीज़ पता है ना इम्पल्स क्या होता है, तो आंसर जो निकालना है वो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जैसे कि हमारे पास इम्पल्स है चेंज इन मोमेंटम, मतलब फोर्स तो नहीं है, एंगुलर मोमेंटम भी नहीं है, प्रेशर भी नहीं है, लीनियर मोमेंटम। हमारे पास आ गया आंसर, आंसर इज बी। कितना इजी था। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपने जल्दी जल्दी सॉल्व करने हैं। तो देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रही थी, जैसा कि अभी हम क्वेश्चन करके हटे हैं उसके जैसा सेम क्वेश्चन जो है जेई में 2019 में आ रखा है। तो हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशंस। हमें दो क्वांटिटीज दे रखी हैं और दोनों में चेक करना है हर एक ऑप्शन में कि किसके जो डायमेंशन है वो आपस में सेम है। और ऐसा क्वेश्चन देके घबराना नहीं है कि मेरे को स्टीफन कांस्टेंट का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो नहीं याद है। हम जो पहले आपको इजी ऑप्शन दिख रहे हैं ना, आप पहले उनको चेक कर लीजिए, जैसे कि वेव नंबर एंड एवोगाड्रोस नंबर। अब जो वेव नंबर होता है वो होता है 1/λ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, और वेवलेंथ का डायमेंशन होता है लेंथ का डायमेंशन। तो वेव नंबर हमारे पास आ जाएगा m0 l-1 और t0। ओके, और जो एवोगाड्रोस नंबर होता है ये तो डायमेंशन लेस होता है, इसका तो कोई डायमेंशन ही नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से ये इसका डायमेंशन है, ये डायमेंशन लेस है, इनके सेम डायमेंशन तो नहीं हुए, ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर मोमेंटम। अब जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है उसका जो डायमेंशन होता है वो फ्रीक्वेंसी के जैसे ही होता है, और जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका डायमेंशन क्या होता है, टाइम का ऑपोजिट। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा हमारे पास, m0 l0 t-1। ईजी था, टाइम ऊपर चला जाएगा, t-1 आ जाएगा हमारे पास। और एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसका सिमिलरली आप कैलकुलेट फाइंड कर सकते हो डायमेंशन, उसका डायमेंशन आ जाएगा m1 l2 t-1। ये भी सेम नहीं है, तो ये भी नहीं है हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट किसी भी जगह पे किसी भी चीज़ में, जैसे वेलोसिटी के साथ ग्रेडियंट अगर आ गया, ग्रेडियंट का मतलब होता है पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब होता है पर यूनिट लेंथ। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया, v/l। कहीं पे भी ग्रेडियंट आ गया मतलब कि डिवाइड कर देना है l के साथ। अब वेलोसिटी जो होती है उसका हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ये, लेंथ का हो गया हमारे पास ये, और ये हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, m0 l0 t-1। ओके, और जो डिके कांस्टेंट होता है, डिके कांस्टेंट होता है 0.693 डिवाइडेड बाय जो हाफ लाइफ टाइम होता है, हाफ लाइफ पीरियड होता है हमारे पास। और ये भी ये नंबर है, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं है, और इसका डायमेंशन क्या होता है, टाइम के बराबर। तो डिके कांस्टेंट हमारे पास हो जाएगा m0 l0 t-1। वेलोसिटी ग्रेडियंट का भी यही था, m0 l0 t-1, और डिके कांस्टेंट का भी आ गया m0 l0 t-1। तो ये आ गया सेम, तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी। हमें ये मीन्स कांस्टेंट और स्टीफन कांस्टेंट के डायमेंशन तो देखने ही नहीं पड़े और हमारा आंसर जो है वो आ गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट वेयर बी इज मैग्नेटिक फील्ड एंड म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज। हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि हम बी और म्यू नॉट के डायमेंशन डाल के इसके डायमेंशन कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें पता नहीं ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, तो हम इसको एक मिनट भी नहीं लगेगा, उससे भी जल्दी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनको थोड़ा समझो, डायरेक्टली डायमेंशंस डाल के कैलकुलेट करने नहीं बैठ जाना है। अभी इसका जैसे कि फॉर्मूला क्या, किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये है एनर्जी डेंसिटी। अब जिस बच्चे को पता होगा ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है वो इसको फटाफट से सॉल्व कर लेगा। तो ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, और एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल होती है, प्रेशर के इक्वल। मतलब कि हमें यहाँ पे सिर्फ प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर पता है तो हम ये क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का तो याद ही होगा m1 l1 t-2, और एरिया हो गया हमारे पास l2। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा m l-1 t-2। ये आ गया प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आंसर इज डी। तो चलिए अब एचसी वर्मा का भी तो चलिए अब एचसी वर्मा का भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं डायमेंशंस का।
तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, टेस्ट इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं ए और बी, और हमें चेक करना है कि अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तब होती है जब उसके राइट हैंड साइड का डायमेंशन जो है उसके लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल हो जाए, मतलब दोनों साइड पे सेम ही डायमेंशन हो, तब वो डायमेंशनली करेक्ट होती है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो वैसे करेक्ट होगी, लॉजिकली वो करेक्ट होगी। तो अब क्या है, इसमें मैं बी सॉल्व करूंगी, जो ए है वो आप खुद सॉल्व करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस भी तो इम्पोर्टेंट है ना। और मैं आपको ए का आंसर बता देती हूँ, जो ए है वो डायमेंशनली करेक्ट है। अब इसको खुद प्रूव करिएगा कि डायमेंशनली करेक्ट कैसे है। और ए में जो वी है हमारे पास, वी इज वॉल्यूम, पी इज प्रेशर, आर इज रेडियस, टी इज टाइम, eta is coefficient of viscosity, and L is length। ओके, तो आपको सब पता लग गया, 8 और पाई तो नंबर्स हैं, तो आप इसको खुद सॉल्व करिएगा कि ये डायमेंशनली करेक्ट कैसे है। और मैं बी सॉल्व करती हूँ। अब बी में हमारे पास h क्या है, h इज हाइट, s इज सरफेस टेंशन, rho is density, r is radius, and g is acceleration due to gravity। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास अभी इक्वेशन क्या है, h इज 2s cos थीटा अपॉन रो आर जी। अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास डायमेंशन हाइट के क्या होते हैं, m0 l1 t0, इजी था ये तो। अब हम देखना है कि राइट हैंड साइड पे भी क्या यही डायमेंशन बनते हैं। तो हमारे पास 2 और cos थीटा को तो हम इग्नोर कर देते हैं, नंबर है। तो s क्या है हमारे पास, s है सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन होती है फोर्स अपॉन एन। तो अब हमारे पास फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2 डायमेंशन, ये तो इजी है, सबको पता अभी तक लग गए होंगे। और लेंथ की एल, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एम एल 0 टी माइनस 2, सरफेस टेंशन के डायमेंशन हमारे पास ये आ गए। और उसके बाद रो हमारे पास क्या है, रो है डेंसिटी, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो एम ये हो जाएगा। और वॉल्यूम का क्या होता है डायमेंशन, एल क्यूब, तो ये ऊपर जाके एल माइनस 3, और टी का 0 हो गया हमारे पास, ये डेंसिटी का आ गया हमारे पास डायमेंशन। रेडियस, रेडियस इज लेंथ, m0 l1 t0। और एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा हमारे पास m0 lt माइनस 2। तो अब हमारे पास राइट हैंड साइड के भी सारे डायमेंशंस आ गए। अब इनको हम कंबाइन कर देते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूले में ऊपर है s, तो हम s को ऊपर लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा m l0 t माइनस 2 अपॉन, नीचे हमारे पास डेंसिटी, डेंसिटी है एम एल माइनस 3 टी 0, और साथ में है रेडियस m0 एल टी 0, ठीक है। और साथ में है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज एम एल टी माइनस 2। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फिर से, एल 0 टी माइनस 2। अब m सब इकट्ठे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आना था, यहाँ पे भी 0 आएगा। तो अब हमारे पास एक m आ गया, ठीक है। और l के लिए आ जाएगा -3 +1 और t हमारे पास क्या आ जाएगी, -2। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा ml0 t -2, और नीचे भी आ जाएगा ml, और ये आ जाएगा हमारे पास -1 और t -2। m कैंसिल, t -2 कैंसिल, तो हमारे पास इसको सॉल्व करके क्या आ गया ऊपर l। तो हमारे पास डायमेंशन क्या आ गया,
L और M 0 है और L T भी जो है वो भी 0 है, ठीक है। तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या था, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, M 0 L 1 T 0, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या आ गया हमारे पास, सॉरी राइट हैंड साइड पे भी क्या आ गया हमारे पास, M 0 L T 0। तो हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ चुकी है, तो मतलब कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। मज़ा आ रहा है ना? मेरे को पता है आपको ये क्वेश्चंस देख के ऐसा लग रहा होगा कि इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं क्या जेईई मेन में। तो चलिए अब हम और इजी क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन नहीं है। अब ये चेक कर लेते हैं। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, अभी रिलेटिव का जो मतलब है वो तो इसी से क्लियर हो जाता है। रिलेटिव हमेशा दो सेम चीज़ों की ही रेशो होती है। जैसे कि रिलेटिव परमेबिलिटी हमारे पास क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी हमारे पास होता है म्यू अपॉन म्यू एम, मतलब कि एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ एयर। अब ये सेम क्वांटिटीज है, ऊपर भी नीचे भी, ये कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या होगी, इसकी तो डायमेंशनलेस होगी, इसका कोई डायमेंशन होएगा नहीं। अगर सेम क्वांटिटीज ऊपर भी होगी नीचे भी होगी तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फिर क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का फॉर्मूला हमारे पास होता है पावर फैक्टर वर्किंग पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर। ये होता है हमारे पास पावर फैक्टर। और सेम चीज़ पावर भी ऊपर पावर फिर नीचे, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। और अगर आप ये सब चीज़ें सोच रहे हो ना कि फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं, अगर आप +1 के में इसको ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सब जो फॉर्मूलाज है ना, ये सब चीज़ें आप ड्यूरिंग द कोर्स पूरे +1 और +2 में आप ये चीज़ें पढ़ोगे, तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं, ये आप धीरे धीरे सीख लोगे। और इसलिए जब आप जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो ये वाले चैप्टर को अगर आप सिलेबस कवर करने के बाद करोगे तो वो भी आपके लिए सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जो म्यू नॉट होता है, इसका फॉर्मूला होता है बी नॉट अपॉन एच। और ये सेम क्वांटिटीज नहीं है, सेम वेरिएबल नहीं है, तो ये कैंसिल नहीं हो गए। तो ये जो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट है, इसका कुछ ना कुछ डायमेंशन तो होएगा। तो हमारा आंसर क्या है, सी। सी जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है। ओके लर्नर्स, तो नीट का ये जो क्वेश्चन है ये डायमेंशंस का लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इफ एक्सेलरेशन a टाइम t एंड फोर्स f आर चूजन एज द बेस क्वांटिटीज द डायमेंशंस ऑफ द एनर्जी विल बी। मतलब कि हमारे बेस क्वांटिटीज वैसे क्या होते हैं, ml t, उसकी जगह पे हमें a t और f को बेस क्वांटिटीज मानना है और एनर्जी को का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है a t और f को बेस मान के। ओके, तो हमारे पास वैसे एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml2t-2। ये होता है हमारे पास एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt की फॉर्म में, ठीक है। अब हमें इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हमें एफ ए और टी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और हमें नहीं पता कि इनकी पावर्स क्या होने वाली है, वो हमने मान ली ए बी और सी, और इसमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए हमें फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, वो लिखना पड़ेगा। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mlt-2, इसकी पावर a। एक्सेलरेशन का क्या होता है, m0lt-2। और टाइम का क्या होता है, m0l0t1, ठीक है। अब इसको, इसके बाद तो बहुत ईजी है, सिंपल मैथ ही है, वो हमारे पास आ जाएगा फिर m-a-l-a-t-2a, ये हो गया हमारे पास। और साथ में हमारे पास हो गया फिर m तो ज़ीरो ही है तो इसको रहने देते हैं, l-b-t-2b, और यहाँ पे भी m0 l0 है तो t के c हो जाएगा। तो अब इसमें हम m वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं और l वाली इकट्ठी कर लेंगे तो पावर्स जो है वो ऐड करेंगी, और t वाले में भी जो पावर्स है वो ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम दोनों साइड जो है वो इक्वल है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि पावर्स जो है वो भी सेम होगी, इसकी पावर जो है वो इसके इक्वल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा 1,
ठीक है। और a प्लस बी हमारे पास क्या आ जाएगा 2, वहाँ पे हम a की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो b हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 1। ठीक है। ऐसे ही t के साथ हम क्या कर लेंगे 2 माइनस 2a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल्स टू माइनस 2, और यहाँ पे भी a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सॉल्व करके इसको पूरा सॉल्व करेंगे हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 2। हमारे पास a b और c आ गए। a b और c को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो हमारे पास एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है एफ ए और टी के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, एनर्जी का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, ये आ जाएगा के एफ बी 1 है, ए बी 1 है और टी की पावर क्या है 2। के को हम अगर 1 मान लें तो हमारे पास एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा एफ ए टी 2। ये है ऑप्शन डी। अब हम करेंगे एरर से रिलेटेड क्वेश्चन, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इफ a इज इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस 0.8 एंड b इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 0.6, let x is equals to a plus b, y is equals to a minus b and z is equals to ab, the correct order of percentage error in x, y and z is। तो हमें निकालना है परसेंटेज एरर, उसका ऑर्डर चेक करना। तो हमारे पास जो परसेंटेज एरर है पहले उसके फॉर्मूला लिख देते हैं। तो परसेंटेज एरर होता है, अगर x की मैं बोलूँ तो डेल्टा x अपॉन एक्स इंटू 100, और y में परसेंटेज एरर होएगा सिमिलरली डेल्टा y अपॉन वाई इंटू 100, और z में हो जाएगा डेल्टा z अपॉन z इंटू 100। ये अब हमारे पास परसेंटेज एरर के हमने फॉर्मूलास लिख दिए। तो हमें अब कैलकुलेट करना होगा x और डेल्टा x। तो x क्या है हमारे पास इट इज a प्लस b। अब हम क्या करेंगे, a और b को ऐड कर देंगे, 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14। और अगर हमें डेल्टा x निकालना है, डेल्टा x क्या है, एरर इन x, एब्सोल्यूट एरर इन x। तो डेल्टा x हमारे पास आ जाएगा एरर इन a प्लस एरर इन b, दैट इज 0.8 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 1.4। क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि जब दो, जैसे कि x जो है वो दो वेरिएबल्स, दो क्वांटिटीज को जोड़ के बना है, प्लस करके बना है, तो जो एरर्स होते हैं वो भी प्लस हो जाते हैं। ठीक है, डेल्टा एक्स आ गया हमारे पास। तो हम अब परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू 1.4 अपॉन 14 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करके अब हमारे पास आ जाएगा 10%। ओके, नेक्स्ट इज डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100, ये कैलकुलेट करना है हमें। तो हमारे पास पहले वाई क्या आ जाएगा, वाई इज ए माइनस बी। तो हमारे पास वाई की कैलकुलेशन करेंगे 8 माइनस 6, ये अब हमारे पास आ गया 2। ओके, नेक्स्ट हमने एरर इन, एब्सोल्यूट एरर इन वाई फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या है, चाहे वाई जो है वो ए और बी को माइनस करके बना है, लेकिन जो एरर्स होते हैं वो तब भी ऐड ही होते हैं। मतलब कि अगर हमें डेल्टा वाई कैलकुलेट करना है तो हमें जैसे यहाँ पे करा है, तो एरर्स को हमें ऐड ही करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे पास डेल्टा वाई आ गया 1.4। ओके, तो ये चीज हम क्लियर होगी कि जब दो क्वांटिटीज ऐड होती हैं या सबट्रैक्ट होती हैं, जैसे a प्लस बी और a माइनस बी, द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल, मतलब x और y में जो एरर हमें निकालना है, जैसे डेल्टा x और डेल्टा y हमें निकालना है, इट इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। वो सम करके ही निकलेगा। ये देखो, जो हमारे पास यहाँ पे एरर्स हैं उनका सम करके ही हम निकालेंगे डेल्टा x और डेल्टा y। तो डेल्टा वाई हमारे पास आ गया 1.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, और इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 70%। ओके, तो डेल्टा z बाय जेड इंटू 100 का तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगा देंगे, ये आ जाएगा डेल्टा a बाय a इंटू 100 प्लस डेल्टा b बाय b इंटू 100। ओके, तो डेल्टा a बाय a, डेल्टा a हमारे पास क्या है, दिस इज डेल्टा a, दिस इज a। तो डेल्टा a हो जाएगा 0.8 अपॉन 8 इंटू 100 प्लस डेल्टा b क्या है हमारे पास, डेल्टा b हमारे पास ये है 0.6 एरर इन b, और हमारे पास b क्या है 6, तो ये हो जाएगा 0.6 बाई 6 इंटू 100। इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 10% प्लस 10%, ये आ गया हमारे पास 20%। ओके, तो हमारे पास सबसे
ज़्यादा परसेंटेज एरर आया है y में, उससे कम आया है हमारे पास z में, और उससे कम आया है हमारे पास x में। तो परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ है? y में, उससे कम है हमारे पास z में, और उससे कम है हमारे पास x में, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो सेकेंड टाइम का क्वेश्चन जो एरर्स में आता है वो अब हम डिस्कस करेंगे। A student determined Young's modulus of elasticity using the formula this. The value of G is taken to be 9.8 meter per second square without any significant error. तो G में कोई एरर नहीं है। His observations are as follows, और उसके ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे दे रखे हैं, मतलब मास की कितनी वैल्यू उसने ऑब्जर्व करी, लेंथ की कितनी वैल्यू उसने ऑब्जर्व करी, और साथ में लीस्ट काउंट भी दे रखा है। तो लीस्ट काउंट जो होता है वो हमारा होता है एरर, लाइक डेल्टा एम, डेल्टा एल, ये सब जो है ये लीस्ट काउंट ही है। और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हमारे पास क्या, मतलब एम ये है, एल ये है, बी दिस, डी इज दिस, एंड रो इज दिस। ठीक है, हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यूज भी आ गई, हमारे पास एरर्स भी आ गए। हमें कैलकुलेट करना है फ्रिक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वाई, तो हमें डेल्टा वाई बाय वाई कैलकुलेट करना है, ये फ्रिक्शनल एरर हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, उससे ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा और ऐसे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो सपोज मेरे पास x है जिसका फॉर्मूला है a पावर b पावर n अपॉन c पावर p। और अगर मेरे को इसका फ्रिक्शनल एरर कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे करूंगी, ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, ठीक है, m, फिर डेल्टा a बाय a फ्रिक्शनल एरर इन a, प्लस n हमारे पास आगे आ जाएगा डेल्टा b बाय b, प्लस ये चाहे डिवीजन में है लेकिन होगा सेम, p यहाँ डेल्टा c बाय c। ओके, तो ये ट्रिक जो है ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसे पावर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने। तो हमारे पास अभी जो फॉर्मूला था, हमारे पास जो फॉर्मूला था वो है y इज इक्वल्स टू एम जी एल क्यूब अपॉन 4b d क्यूब। ये फॉर्मूला है हमारे पास, इस पे आप ये वाली ट्रिक लगाते हैं तो हमारे पास डेल्टा y बाय वाई क्या आ जाएगा, m की पावर m है तो 1 आगे डेल्टा m बाय m ही हो जाएगा ये, प्लस g में कोई एरर नहीं है, दिस नो एरर इन g तो इग्नोर, 3 आगे आ जाएगा ये, ठीक है, डेल्टा l बाय l, प्लस 4 इज अ नंबर इग्नोर, b का आ जाएगा डेल्टा b बाय b, प्लस 3 आगे डेल्टा d बाय d, प्लस डेल्टा रो बाय रो। ठीक है, ये ट्रिक को लगा के हमारे पास फ्रिक्शनल एरर का ये फॉर्मूला आ गया। अब हमारे पास डेल्टा एम एम है, हमारे पास डेल्टा एल एल है, यहाँ पे दे रखे हैं डेल्टा एम एम, डेल्टा एल एल, ये सब दे रखा है हमें। तो ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जब हम यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं एक बार। दोबारा से मैं अपना फॉर्मूला लिख देती हूँ। ये था हमारे पास डेल्टा एम बाय एम प्लस 3 डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी प्लस 3 डेल्टा डी बाय डी प्लस डेल्टा रो बाय रो। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मास इज 1, जो डेल्टा एम हमारे पास है ये डेल्टा एम है ना, ये डेल्टा एल है, ये डेल्टा बी है, ये डेल्टा डी है, डेल्टा, और ये एम एल बी डी। डेल्टा एम हमारे पास है 1 ग्राम्स और ये है 2 ग्राम्स एम, 2 किलोग्राम्स। ओके, तो 2 किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे 2000 आ जाएगा। डेल्टा एल हमारे पास है 1 मिलीमीटर और ये 1 मीटर, इसको भी मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 1000, प्लस 0.1 है हमारे पास डेल्टा बी और इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे मिलीमीटर में, 40 आ जाएगा। फिर आ गया हमारे पास 0.01 और इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा मिलीमीटर में, एंड दिस इज 0.01 अपॉन 5। ठीक है, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 3 भी आना है, यहाँ पे 3 भी आएगा, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.0155। ये सॉल्व कर लेना आप खुद। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू द ऑप्शन बी। तो हमारे पास जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है वो ये ट्रिक के साथ आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे, तो ये ट्रिक को अच्छे से समझ लीजिए। अब वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज के क्वेश्चंस की बारी है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि उनको इनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, बल्कि ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि इनमें 2 से 3 फार्मूलाज जो है वही यूज़ होते हैं। तो चलिए अब हम उन फार्मूलाज को यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
तो हमारे पास क्वेश्चन है द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर. n डिविजन्स ऑफ द वर्नियर कैलिपर कोइंसाइड विद n माइनस 1 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल. द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर. तो हमें वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है. तो वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 MST माइनस 1 VST. तो यहाँ पे MST है मेन स्केल डिवीजन और VST है वर्नियर स्केल डिवीजन. तो अब हम क्वेश्चन में देखते हैं. क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, n डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n माइनस 1 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल. मतलब कि n वर्नियर स्केल डिविजन्स जो हैं वो n माइनस 1 मेन स्केल डिविजन्स के बराबर है क्योंकि वो उसके साथ कोइंसाइड कर रही है. ठीक है, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो क्या हो जाएगी, n माइनस 1 बाय n मेन स्केल डिविजन्स के बराबर. ओके, तो अब ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. जब हम इसको वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस n माइनस 1 बाय n मेन स्केल डिवीजन. अब इसमें से हम जो मेन स्केल डिवीजन है MST जो है उसको कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा 1 माइनस n माइनस 1 बाय n मेन स्केल डिवीजन. ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या दे रखा है, द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर. मतलब कि हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है उस पर 1 सेंटीमीटर पे n डिविजन्स है. मतलब कि n वर्नियर स्केल डिविजन्स जो मेन स्केल डिविजन्स हैं वो है 1 सेंटीमीटर के ऊपर. तो 1 मेन स्केल डिवीजन जो है वो हो जाएगी 1 बाय n सेंटीमीटर पर. ठीक है, तो हमारे पास 1 मेन स्केल डिवीजन की जो वैल्यू वो आ गई है उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो हमारे पास लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा फिर, 1 बाय n सेंटीमीटर. ये चीज़ यार नहीं आनी है, सॉरी. क्या आ जाएगा 1 माइनस n माइनस 1 बाय n. अब जब हम इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करके हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो आ जाएगा 1 बाय n स्क्वायर सेंटीमीटर, विच इज़ ऑप्शन सी. ईजी था ना. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रू गॉज से रिलेटेड. A screw gauge has least count of 0.01 mm and there are 50 divisions in its circular scale. The pitch of the screw gauge is, हमें स्क्रू गॉज का पिच फाइंड करना है. अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है. पिच का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए. पिच का फॉर्मूला हमारे पास होता है लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल. ये हमारे पास क्या आ गया, पिच का फॉर्मूला. और हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, अगर लीस्ट काउंट पूछा हो, लीस्ट काउंट आ जाता है हमारे पास पिच ओवर नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल, इसको हम n लिख देते हैं. तो ये हमारे पास आ जाएगा लीस्ट काउंट का ये फॉर्मूला. लेकिन अभी तो हमें पिच निकालनी है. तो पिच क्या है, लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल. तो हमारे पास फिर पिच क्या आ जाएगा, यहाँ पे लीस्ट काउंट क्या दे रखा है उन्होंने, 0.01 mm. और हमें नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल पे कितनी डिविजन्स है यहाँ पे दे रखी, 50. तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा फिर 0.5 mm. इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी. देखिए कितना आसान था. और ये वाला क्वेश्चन अगर सिंपल हम ये फॉर्मूला नहीं पता होता पिच का, ये लीस्ट काउंट का, ये क्वेश्चन हम नहीं कर सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा स्क्रू गॉज का ही है. अगर हो सके तो आप इसको पॉज करके खुद से सॉल्व करने की ट्राई ज़रूर लें. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. इफ़ द स्क्रू ऑन अ स्क्रू गॉज इज गिवन 6 रोटेशन, इट मूव्स बाय 3 mm ऑन द मेन स्केल. If there are 50 divisions on the circular scale, the least count of the screw gauge is. तो हमें क्या बोला उन्होंने कि लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है स्क्रू गॉज का. सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं. लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, जिसको मैं स्मॉल n से लिखती हूँ. ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल तो दे रखा है 50. तो हमारे पास n तो है फिर 50, ये तो गिवन है हमारे पास. ठीक है, अब हमें पिच नहीं पता है. ठीक है, और पिच का हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो. पिच का फॉर्मूला होता है हमारे पास
डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशंस। मतलब कि कितनी नंबर ऑफ रोटेशंस में कितना डिस्टेंस जो है वो स्क्रू ने मूव करा। जैसे कि यहाँ पे क्या दे रखा है, 6 रोटेशंस हुए, वो 3 mm मूव करा। डिस्टेंस कितना मूव करा, 3 mm। कितनी रोटेशंस में करा, 6। तो हमारे पास पिच क्या हो गया फिर, 0.5 mm। ठीक है, अब हमारे पास पिच भी आ गया, हमारे पास n भी आ गया, तो हमारे पास लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा फिर, लीस्ट काउंट आ जाएगा हमारे पास, पिच है 0.5 mm और उसको डिवाइड कर देंगे हम n के साथ विच इज़ 50, तो हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.01 mm। लेकिन 0.01 mm तो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, और जब हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो कितने ईजी थे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉस के क्वेश्चंस, और 2 से 3 फॉर्मूलाज में ये क्वेश्चन जो है वो कवर हो गए। ओके लर्नर्स, अभी आपका नेक्स्ट काम क्या है कि जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं उनको फटाफट से जाके प्रैक्टिस कर लीजिए, बिकॉज जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन परफेक्ट। आपको डीपीपीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लॉक्ड वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स फॉर जेईई एंड नीट मिल सकते हैं एडोरेव के इन्फिनिटी प्लान में इन लेस देन 100 रुपीज पर मंथ। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।